ओके, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और सेशन में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनपीए की रेजोल्यूशन या फिर किस तरह से हम एनपीए की रिकवरी को इनिशिएट करते हैं, किस तरह से रिकवरी प्रोसेस यहां पर रहता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं पिछले 2 लेक्चर में यहाँ पे एनपीए, उसके टाइप्स, एनपीए क्यों होता है, क्या रीजंस हो सकते हैं उसके, क्या फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, उनके ऊपर आपने अच्छे से उनको देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार एनपीए को कैसे कम किया जा सकता है, फिर एनपीए में जो अकाउंट चला जाता है उसकी रिकवरी कैसे की जाती है, उसका पैसा वापस कैसे लाया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। अगर मैं आपके सिलेबस के पॉइंट से बात करूं, वो तो चलो है ही है, लेकिन यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब इन केस जब बैंकर बन जाएंगे तो आपकी वन ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी में ये काम भी आता है कि आपको जब लोन दिया है आपने, तो उसकी रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही रहती है। अगर कोई आपकी ब्रांच में अकाउंट एनपीए होता है तो उसकी रिकवरी भी आपको करने जाना पड़ सकता है। अकेला यहाँ पर बैंक के जो ऑफिसर हैं या बैंक के क्लरिकल स्टाफ है, उनमें अकेला ये काम नहीं होता है कि हाँ भाई जो काम है चेक पास कर दिया, ये कर दिया, लोन दे दिया। उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे काम होते हैं। उनमें से एक काम ये भी होता है कि आपको भी रिकवरी प्रोसेस करना पड़ सकता है, आपको भी इनिशिएट करना पड़ता है, आपको भी कस्टमर से मिलने जाना पड़ सकता है। ठीक है। तो इस एनपीए की रिकवरी प्रोसेस में यहां पर सबसे पहली चीज जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है, कस्टमर के साथ यहां पर आपका किस तरह से बातचीत है। एक किसी कस्टमर का एनपी अकाउंट हुआ और कस्टमर जो है बहुत ज्यादा आपसे जब आप बात करते हो, कस्टमर आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप जा रहे हो उसके घर पे, आप कांटेक्ट कर रहे हो, आपसे कुछ भी वो बातचीत करने के लिए रेडी नहीं है, वो ये कह देता मेरे पास पैसे नहीं है, आपको जो करना है कर लीजिए, है ना। जब इस तरह की नौबत आ जाती है, क्योंकि जब तक इस टाइप की नौबत नहीं आती तब तक हम यहाँ पर जस्ट प्यार मोहब्बत से, आराम से, तसल्ली से, जैसे हम बात करना चाहे वैसे करनी पड़ती है हमें बात। क्योंकि ऑब्वियस है कि पैसा हमें लेना है, और पैसा हमें लेना है तो तब तक जब तक वो क्या कहते हैं सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली को टेढ़ी करने की क्या आवश्यकता है। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कोई बुकिश या थ्योरेटिकल बात नहीं बता रहा कि थ्योरी में बुक में कहीं लिखा है ऐसा करना है। नहीं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आप उससे बातचीत करें, आप उसकी समस्या को सुने। अगर उसकी समस्या जेन्युइन है तो उसको समय भी दिया जा सकता है, और अगर नहीं, हमें जेन्युइन लगती है कि नहीं यार छोड़ो यार, तो फिर, और उसने भी बोल दिया कि अब तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दूंगा नहीं, फिर उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है हमारी तरफ से, सारा का सारा गेम यहाँ पर कर लिया हमने, उसके बाद जो मैं यहाँ पर प्रोसेस बताने वाला हूं, ये तब उसके बाद शुरू होते हैं। ठीक है। तब तक आप अपने तरीके से, अपने आराम से, सलीके सलीके से यहाँ पर उससे पेश आकर उससे पैसा निकलवाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर हमारे पास जो तरीके हैं, जो लीगल तरीके हैं, है ना, जो अलग रास्ते हैं, है ना, उनके ऊपर बात करते हैं। तो उनमें यहां पर कुछ प्रमुख तरीके जो हैं वो है आपके, सबसे पहले एक आता है हमारे सामने, एक एक्ट है सरफासी एक्ट। ठीक है, सरफासी एक्ट। एक तरीका है हमारे पास डायरेक्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, या फिर कह सकते हैं कोर्ट्स, इंडिया के जो कोर्ट है। एक तरीका है यहां पर आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। ठीक है। एक और तरीका होता है जो कि यहां पर कोर्ट कह लीजिए, या फिर इसी के साथ ही कह लीजिए लोक अदालत। ये हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंडर ही आती हैं, ये तीनों की तीनों चीजें। ठीक है। तो मोटा मोटी यहां पर तीन चीजें होती हैं यहां पर, जो कि यहां पर आपके रिकवरी प्रोसेस में आपके लिए काम करती है। लीगल जो तीनों चीजें हैं वो लीगली यहां पर दे रखी हैं कि आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके आप बैंक के जो भी अकाउंट एनपीए हो चुके हैं उनमें रिकवरी कर सकते हो, उनमें रिकवरी प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है। तो यहां पर जो सबसे पहले आता है वो आता है सरफासी एक्ट। ठीक है। चलो सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात करते हैं, डीआरटी कोर्ट या लोक अदालत की बात करते हैं। देखो, नॉर्मल सी बात है कि कोई भी चीज होती है, कोई भी जब डिस्प्यूट होता है दो पार्टीज के बीच में, तो एक कोर्ट का सहारा लिया जाता है ना, अदालत का सहारा लिया जाता है। ए पर्सन ने बी के साथ यहां पर ये काम किया था, बी नहीं एग्री किया, या जो भी, या फिर सिंपल सी बात है, आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताया था, हाँ याद होगा आपको, मैंने आपको एक बार इसी कोर्स में स्टार्टिंग की एक क्लास में मैंने जब आपको अकाउंट ओपनिंग करवाया था, अकाउंट ओपनिंग के बारे में बताया था, तब मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ हल्की फुल्की चीजें बताई थी। तो वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो यहां पर भी एप्लीकेबल होता है लोन के केस में। कैसे? जब भी हम किसी व्यक्ति को लोन देते हैं तो वो व्यक्ति और हमारे बैंक के बीच में एक लोन डॉक्यूमेंट साइन होता है।
एक लोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है और उस लोन डॉक्यूमेंट में सब चीजें मेंशन होती हैं कि ये व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति है और हम ये बैंक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस लोन डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा होता है कि ये व्यक्ति का नाम ब्लैंक छोड़ा होता है, हम उसमें नाम भरते हैं और उसमें फिर अपनी ब्रांच का नाम भरते हैं, ठीक है। और फिर आगे जो भी अमाउंट उसने लिया वो भरेंगे, बाकी सेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, लाइंस वाइंस सब कुछ प्रिंटेड होती है ऑलरेडी, बस वो ब्लैंक छोड़ा होता है। ब्लैंक छोड़ा होता है कि आपकी ब्रांच का नाम आ जाता है, कस्टमर का नाम आ जाता है, अमाउंट आ जाती है, टाइप ऑफ लोन आ जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस तरह से बहुत सारे कॉलम जो है वो यहाँ पर ब्लैंक छोड़े होते हैं जिनको हमें फिल करना होता है, लोन डॉक्यूमेंट्स जिनको कहते हैं। और एक व्यक्ति जब लोन देता है तो ऐसे बहुत सारे लोन डॉक्यूमेंट्स हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। उन लोन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यहां पर आपका एक तरफ साइन होते हैं पार्टी के जिसने लोन लिया है और दूसरे जो साइन होते हैं किसके, दूसरे जो साइन होते हैं यहां पर आपके बैंक पे, बैंक ऑफिसर के, ठीक है। यानी कि अगर आप ऑथराइज्ड हो तो आप भी कर सकते हैं, नहीं तो ब्रांच मैनेजर ऑथराइज होता है, ब्रांच मैनेजर उस पर साइन करता है, ठीक है। तो दोनों पार्टीज के बीच में, और उसकी स्टैंपिंग भी होती है। स्टैंपिंग मतलब पूरा का पूरा वो स्टैंप, 100 रुपए का स्टैंप, 500 का स्टैंप, 5000 का, कितने परसेंट लगेगा। हर एक स्टेट का अपना अपना एक्ट होता है, हर एक स्टेट का अपना अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो वहां के स्टेट के हिसाब से स्टैंप की ड्यूटीज जो है वो डिसाइड करता है। मान लीजिए आप कभी रजिस्ट्री कराने जाते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, तो वही स्टैंप ड्यूटी यहाँ पर बैंक में भी जब आप लोन लेने जाते हो तब भी आपको देनी पड़ती है। आपको स्टैंप जो है वो लोन डॉक्यूमेंट के साथ लगाने होते हैं, चिपकाने होते हैं। जब आपने स्टैंप लगा दिया, सब कुछ कर दिया, आपने साइन कर दिया ब्रांच मैनेजर ने और कस्टमर ने साइन कर दिया, तो वो एक लोन डॉक्यूमेंट जो है वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दो पार्टीज के बीच में। और ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट में सब चीजें मेंशन होती है कि ये हमें वापस लौटाएगा, इतने मंथ में लौटाएगा, इतने सालों में पैसा लौटाएगा, ऐसे ईएमआई में लौटाएगा, ऐसे इंटरेस्ट में लौटाएगा, सीसीओडी है, टर्म लोन है, जो भी है। अब इन केस कस्टमर वो नहीं लौटा रहा है, कस्टमर उस चीज को नहीं लौटा रहा है, कस्टमर उस पैसे को नहीं वापस पे कर रहा है, तो यानी कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है। बिल्कुल एग्री कर रहे हो इस बात से। अब जब उस कॉन्ट्रैक्ट को वो तोड़ रहा है, ब्रीच कर रहा है, तो मैं एज अ बैंक, मेरे पास ये एक राइट है कि इन लीगल डॉक्यूमेंट्स को मैं ले जाकर कोर्ट में प्रेजेंट करूं और कोर्ट में जाकर कहूं कि ये पर्सन ने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इस कॉन्ट्रैक्ट को इस पर्सन ने ब्रीच किया है, इस पर्सन ने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, तो आप इसके अगेंस्ट कार्रवाई कीजिए, ठीक है, इसके अगेंस्ट कार्रवाई कीजिए। ये मुझे यहां पर कोर्ट को यहां पर मैं प्रेजेंट कर सकता हूं। और ऑब्वियस है कि जब किसी व्यक्ति ने किसी के साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जब लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया तो कुछ ना कुछ सोच समझ के किया होगा, और बाद में अगर वो व्यक्ति उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है, पैसा नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति गलत है ना। अब यहां पर कई बार ऐसा हो जाता है हमारे बैंक में, जब हम बैठेंगे लोन की सीट पर, तब हमारे साथ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमारे पास कोई वो कस्टमर आएगा, वो बिल्कुल ऐसे इमोशनल टाइप भी कर सकता है आपको कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी दुकान थी वो खत्म हो गई, मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरे घर पे खाने के लिए पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें ये नॉर्मल रूटीन में आपको सुनने को मिलेंगी कस्टमर से। देखो उस टाइम एक तो या तो आपके अंदर का इंसान बोल पड़े कि हाँ यार बंदा तो सही है, इंसानियत बोल पड़े। दूसरी तरफ एक बैंकर की ड्यूटी बोल पड़े, है ना। बैंकर की ड्यूटी, बैंकर की ड्यूटी क्या है, बैंकर की ड्यूटी ये है कि आपने लोन दिया उसको, आपने उसकी मदद की, आपने उसको पैसा दिया, आपने पैसा उसको जब दिया था तब आपने, तब एक प्रकार से तब भी तो आपकी इंसानियत ही बोली थी यार इसको पैसे की जरूरत है, दे देते हैं, धंधा बढ़िया चलाएगा, यही सोच के हमने दिया था। तब भी हमने ह्यूमैनिटी दर दिखाई, ह्यूमैनिटी से ज्यादा हमने बैंक की ड्यूटी निभाई। अगर ह्यूमैनिटी दिखाते तो ऐसे तो हम किसी को भी लोन बांट दें। जब हम एक ये ना एक क्वेश्चन आया था इंटरव्यू में, नॉर्मली क्या होता है कि एक आप जो स्टूडेंट हो, आपने तो बैंक की डेफिनेशन वगैरह बहुत अच्छे से मैंने अलग तरीके से आपको बताई है स्टार्टिंग से, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, जब बैंक की डेफिनेशन, ये बैंक होता है, ये बैंक होता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जो आपके साथी होंगे, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तब उनसे पूछना, उनकी डेफिनेशन अलग की होगी, वो पता है क्या बोलेंगे, वो ये बोल रहे हैं बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड गिव द लोन्स टू दोज हु नीड देम, गिव लोन टू द नीडी पर्सन। ऐसे करके डेफिनेशंस आपको बहुत सारे सुनने को मिलेंगे आपके साथी दोस्तों से, ठीक है, जिन्होंने कभी बैंकिंग पढ़ी नहीं है या जिन्होंने ऐसी नॉर्मल सा कहीं बुक में पढ़ लिया है, तो ऐसी बाय डेफिनेशन।
ऐसे ही डेफिनेशन जब आप इंटरव्यू रूम में बोलते हो ना, तो इंटरव्यू रूम में ये सच है, रियलिटी है, जो मेरे पास फीडबैक्स भी हैं, तो आगे से जवाब पता है क्या आता है, अच्छा बेटा नीडी वन को दोगे तो ऐसे तो नीडी कोई भी है, ऐसे तो गरीब हर एक व्यक्ति गरीब है, जो हर एक नीडी है, तो तुम तो फिर लोन बांट ही दोगे, फिर तो सारों को लोन देके तो बैंक की नैया डुबा दोगे, बैंक का सारा पैसा डूब जाएगा, तुम तो नीडी जितने नीडी है उनको दे दो। तो इसलिए डेफिनेशन अधूरी होती है, जो डेफिनेशन एक्चुअल मैंने बता रखी है वही डेफिनेशन अप्रोप्रिएट रहती है, ताकि आप इंटरव्यू में उलझे ना, है ना। मैं साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी बताता रहता हूँ जो आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएंगी, इंटरव्यू में भी काम आएंगी और आगे आपकी बैंक की नौकरी में भी काम आएंगी, तो ध्यान से सुना करो। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ। तो यहां पर यही बात हो कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आपको कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफ मैंने जब उसको लोन दिया था तब भी तो आपने बैंकर की ड्यूटी निभाई थी, ह्यूमैनिटी तो निभाई नहीं थी कि भाई सारी दुनिया नीडी है, उसको मैं सारों को बांट दूं लोन। और जब आपकी लोन रिकवरी का दिन आएगा, वो पैसा नहीं लौटा रहा, तब भी आपको बैंकर की ड्यूटी निभानी है, तब वो ह्यूमैनिटी और दया भावना वो साइड में रखकर थोड़ा सा काम करेंगे, लीगल काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग, आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट कोई भी होता है वो कोर्ट में एनफोर्सेबल होते हैं, आप कोर्ट में जाके उनको चैलेंज कर सकते हो, आप एज अ बैंक उसको प्रोवाइड करा सकते हो, और कोर्ट आपको पूरी की पूरी उसके लिए फेवर करेगा, और कोर्ट में केस यहां पर आपका फाइल कर लिया जाएगा, और कोर्ट ऐसे केसेस को यहां पर फैसला बैंक के फेवर में ही सुनाएगा, अनटिल एंड अनलेस बैंक के द्वारा कोई गलती ना की गई हो। बैंक के द्वारा गलती इन द सेंस कि बैंक ने कल को क्या किया हो, बैंक ने कोई कस्टमर जो है उसके लोन डॉक्यूमेंट उसको ढंग से नहीं फिल किए, या कहीं पर उसने जो की है वो ओवर राइटिंग कर दी। कोई लोन डॉक्यूमेंट बिल्कुल साफ सुथरे भरने होते हैं, किसी तरह ओवर राइटिंग कटिंग अलाउड नहीं होती है, तो कोई भी गड़बड़ ना की हो, जो भी प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है लोन देने का, उसको प्रॉपरली फॉलो किया, अगर उनमें कहीं खामी पाई जाती है तो वहां पर बैंक की गलती समझ में आती है, फिर यहां पर बैंक को भी यहां पर चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन अमूमन ये केसेस यहां पर बैंक के फेवर में ही सुनाए जाते हैं, बस वही है कि बैंक की गलती ना हो। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना कि कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है तो कोर्ट में एनफोर्सेबल होता है, और वो उस पर्टिकुलरली कंपनी या फिर उस बैंक की यहाँ पर एक ड्यूटी में शामिल हो जाता है कि भाई अगर किया है वहां इमोशनल ना होकर, अब उसको ड्यूटी तो ऑब्वियस है करनी है, उसको ड्यूटी तो करनी है ना, अगर ड्यूटी नहीं करेगा तो वो ऑब्वियस उसको उसकी नौकरी को चांस है। अगर आप मान लीजिए ड्यूटी नहीं करोगे, आप कोर्ट में केस नहीं लगाओगे, छोड़ो यार, मेरी नौकरी खतरे में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, है ना, वो भी तो सोचो ना, उस व्यक्ति की नौकरी के बारे में सोचो। तो इसलिए ये चीज काफी जरूरी हो जाती है। आई होप सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो। तो यही लीगल जो एग्रीमेंट्स हैं वो हम इन कोर्ट्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के कोर्ट है। देखो, एक तो नॉर्मल कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप छोटे मोटे केस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाते हैं, फिर हाई कोर्ट वगैरह होता है, सुप्रीम कोर्ट, वो तो बाद की बात है। एक बार हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, वह केस फाइल किया जाता है। केस फाइल करने के बाद ऑब्वियस है कोर्ट में और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, है ना, तो इस पे तारीख मिलती रहती है, होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। अब यहां पर एक आता है डीआरटी। डीआरटी क्या होता है? डीआरटी होता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीईबीटी रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये जो भी मैं बातें बता रहा हूं, आज मैंने पीपीटी पूरी दी हुई है, आगे 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 आपको सारी मिलेगी, मेरे से सुन लो सब चीजें। पढ़ने के लिए आपको मैं घर पे पीपीटी दे दूंगा आराम से, पीडीएफ, और कल एनपीए वाली भी और ये वाली भी आप आराम से पढ़ लेना। अब सिर्फ फिलहाल मेरे को सुन लो। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होते हैं। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक ऐसे कोर्ट होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, जहां पर केवल यहां पर एनपीए से जुड़े हुए केसेस को ही डील किया जाता है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इसका नाम। डेट का मतलब डीईबीटी, यानी कि लोन रिकवरी, लोन की रिकवरी करने के लिए कोर्ट बनाए गए हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, और ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। और ये कोर्ट ऐसा नहीं है जगह जगह आपको मिलेंगे, मोस्टली कैपिटल सिटीज में मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पढ़ भी लेना, बाद में मिल जाएगा। शायद 38 टोटल डीआरटीज इंडिया में है जो मौजूद है। 38 डीआरटीज यहाँ पर इंडिया में केवल इतने ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो अलग अलग है कि राजस्थान का, जैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ तो हमें जयपुर जाना पड़ता है डीआरटी में केस लगाने के लिए। ठीक है, तो जयपुर में है डीआरटी, नजदीक से नजदीक जो है हमारे शहर के। तो इस तरह से यहाँ पर डीआरटी स्पेशलाइज। तो ऑब्वियस आप एक नॉर्मल कोर्ट में केस लगाओगे, उसके अगेंस्ट एक डीआरटी में केस लगाओगे, तो फर्क तो पड़ेगा। कोर्ट में आपको बाकी चीजें भी देखनी है, बाकी
जज को बाकी केसेस भी देखने हैं, डीआरटी में यहाँ पर आपके स्पेशलाइज वही केसेस देखे आते हैं। बस फर्क इतना होता है कि डीआरटी में आप वही केस लगा सकते हो जिसका जो अमाउंट ऑफ लोन जो है, जिसने लोन लिया है उसकी अमाउंट 20 लाख हो, एटलीस्ट 20 लाख हो। 20 लाख से ऊपर के केसेस डीआरटी में लगाया जाता है। 20 लाख से कम आपके अमाउंट है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी रिकवरी करने के लिए। कोर्ट फिर फैसला सुनाएगा। अगर कोर्ट के फैसले को वो मानते हैं तो ठीक है कि भाई साहब कोर्ट कहता है कि इतना इतना पैसा दो, आपको देना पड़ेगा। अगर कोर्ट का फैसला मान लेते हो और पैसा दे देते हो तो ठीक बात है। अगर कोर्ट का फैसला नहीं मानते हो, पैसा नहीं देते हो, तो फिर कोर्ट अपने लेवल पे जो भी यहाँ पर कार्रवाई करता है, आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत जेल वगैरह जाना पड़ सकता है, तो वो चीज होती है। ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, बड़ा काफी लंबा चौड़ा कम्बरसम प्रोसेस होता है। मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने करियर में, जो मैंने 12 साल नौकरी की है, उस करियर में मैंने कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस लगाया हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने कोई केस नहीं लगाया, हम अपने तरीके से उलझ हो जाते हैं। नोटिस वोटिस लीगल नोटिस हम दे देते हैं कस्टमर को कि लीगल नोटिस हम कोर्ट में केस लगा रहे हैं। लेकिन बात वही होती है कि जो छोटे मोटे केसेस होते हैं ना, उनको हम कोशिश करते हैं कि अपने लेवल पर ही उनका निपटारा करने की कोशिश करें, कि कोर्ट में जाएगा तो वो फिर बड़ा लंबा चौड़ा चला जाएगा, फिर कस्टमर को पता लग जाता है कोर्ट में चला गया, चल तारीख पे तारीख डलेगी। तो प्रैक्टिकल चीजें हैं कुछ, है ना। ये थ्योरेटिकल भी चीजें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ, है ना। लेकिन डीआरटी में हम केस लगा देते हैं। डीआरटी में तो बहुत केसेस मैंने लगाए हैं। डीआरटी में तो फ्रीक्वेंट लगते रहते थे चीजें यहाँ पर, केसेस वेसेस यहाँ पर, और होता रहता था। ठीक है, तो डीआरटी का डिफरेंस, कोर्ट के साथ डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगला एक है लोक अदालत। लोक अदालत बेसिकली ये रूटीन वाला कोर्ट नहीं होता, डेली वाले कोर्ट्स नहीं होते। ये जो लोक अदालत होते हैं, जस्ट अ सेकंड, माइक को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ओके, सो यहाँ पर जो लोक अदालत है वो यहाँ पर नॉर्मल रूटीन वाले कोर्ट नहीं होते। ये ऐसे कोर्ट होते हैं जो कि यहाँ पर सेकंड सैटरडे ऑफ एनी ऑफ द मंथ लगते हैं। मतलब सेकंड सैटरडे किसी मंथ, कोई इसकी फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती। ये दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, कभी भी यहाँ पर मतलब इंतराल पे, इतने इंटरवल पे, हर एक सेकंड मंथ, हर एक फोर्थ मंथ के इंटरवल पर यहाँ पर आपका लगाए जाती हैं लोक अदालत। ये लोक अदालत बेसिकली लगाई जाती हैं आपकी डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के लिए, जल्दी से सेटलमेंट के लिए। जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में तारीख पे तारीख, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनका निपटारा बिना कोर्ट के भी किया जा सकता है और जल्दी किया जा सकता है। उनमें से वन ऑफ द टाइप ऑफ केस होता है बैंक के लोन के केसेस। ठीक है, जिनका निपटारा कोर्ट के द्वारा बहुत जल्दी किया जा सकता है, फैसला सुनाया जा सकता है, कीजिए या यस है, नो है ना, बस इतना ही होता है। उसमें आगे आगे सुनने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, उसमें कोई लंबा उसको खींचने की जरूरत नहीं होती। तो यही चीज होती है आपकी यहाँ पर लोक अदालत में, कि बैंक के द्वारा अगर किसी कस्टमर के अगेंस्ट कोर्ट केस लगाया गया है, या फिर केस नहीं भी लगाया गया है, तो अगर दोनों पार्टी चाहती हैं कि आपस में सेटलमेंट की जाए, या फिर चाहती हैं, बैंक चाहता है कि भाई साहब निपटारा करो केस का, तो बैंक लोक अदालत जब भी लगती है सेकंड सैटरडे ऑफ कुछ मंथ्स के अंतराले में लगती है यहाँ पर आपका, और उसमें यहाँ पर केस फाइल कर देता है लोक अदालत में, और वहां पर कस्टमर को नोटिस जाता है, कस्टमर को वहां पर आना पड़ता है, और कस्टमर की बात सुनी जाती है, और कोर्ट हाथों हाथ फैसला सुना देता है वहां पर बैठे बैठे कि भाई इतना पैसा आपको देना है, इतना चुका दीजिए। वहां पर कोर्ट कोशिश करता है कि दोनों के बीच में रजामंदी करके सेटलमेंट कराने की, कि चलो 10 लाख रुपए, चलो ऐसा करो, चलो निपटाओ बात को, 8 लाख दे दो, 7 लाख दे दो, जो प्रिंसिपल है उतनी प्रिंसिपल अमाउंट दे दो, है ना, उतनी अमाउंट दे दो। तो ऐसे करके सेटलमेंट कराने की कोशिश की जाती है। सेटलमेंट यही होता है कि आपने मान लीजिए 10 लाख है, नहीं है पैसा, कोर्ट को समझ आ गया कि बंदे के पास पैसा नहीं है, वो कोर्ट को सारी चीजें जमा भी करा देता है, देखो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे खाते में बैलेंस इतना है, ये है वो है। कोर्ट उससे कन्विंस हो जाता है। कोर्ट भी कहता है कि भाई ये पैसा कैसे चुकाएगा, तुम्हें अपना चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम ऐसा करो, जितना पैसा इतने इसने तुमसे लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट लिया था ना, वो प्रिंसिपल अमाउंट तुम इसको से ले लो और इंटरेस्ट इसको माफ कर दो। ये बहुत कॉमन चीज है सेटलमेंट प्रोसीजर में, कि प्रिंसिपल ले लिया जाता है और इंटरेस्ट माफ कर दिया जाता है। आप कहोगे सर सेटलमेंट प्रोसीजर हो जाता है तो फिर तो सभी के सभी कस्टमर सेटलमेंट करवाने लग जाए, अगर उनको पता चल जाए कि सेटलमेंट इतना आसान है। और इवन सेटलमेंट जरूरी है प्रिंसिपल अमाउंट पे, सेटलमेंट इवन और भी कम अमाउंट पे हो जाता है। लेकिन ये चीज केस टू केस वेरी करती है। हम सेटलमेंट ऐसा नहीं है किसी का भी किसी भी अमाउंट पे कर देंगे, पूरा उसकी एनालिसिस होती है, पूरा उसका ऑफिशियल हायर ऑफिशियल से उसकी परमिशन ली जाती है,
फिर जाके वो सेटलमेंट एग्जीक्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख का लोन है उसको 1 लाख में सेटल कर दिया। इतना करने के लिए हायर ऑफिशियल्स और बहुत हायरार्की में से गुजरना पड़ता है और फिर जाके फाइनलाइज होती है। अपने लेवल पे ऐसी चीजें आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्रांच लेवल पे। तो लेकिन ये सेटलमेंट किए जाते हैं, पॉसिबल होते हैं, लेकिन वो तभी किए जाते हैं जब लास्ट मोमेंट आ जाता है, मतलब लॉस असेट वाली बात आ गई, भाई सब लॉस असेट डिक्लेयर हो चुका है या होने वाला है, तो अब कोई और चांस है नहीं है, हमने सारे सामदान दंड भेद अपना लिए हैं, कस्टमर हमें पैसा नहीं दे रहा है, तो अब सेटलमेंट करनी है। अब सेटलमेंट जो है वो या तो लोक अदालत में भी हो सकती है या फिर आउट ऑफ लोक अदालत में भी हो सकती है, ठीक है। आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाकर भी यहाँ पर ये सेटलमेंट हो सकती है, लोक अदालत से बाहर भी की जा सकती है ये चीज यहाँ पर एग्जीक्यूट, ठीक है। लोक अदालत के बाहर कैसे, बैंक में आकर भी कस्टमर आमने सामने बैठकर भी हम सेटलमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जरूरी नहीं सेटलमेंट करने के लिए हमें लोक अदालत ही जाने की नीड है। तो ये तो यहां पर हुआ इंडियन जुडिशियल सिस्टम के 3 रूप, डीआरटी, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, और तीसरा यहां पर लोक अदालत। इनके थ्रू यहां पर सेटलमेंट को प्रोसीड किया जाता है, लीगल सिस्टम के थ्रू, हमारे जुडिशियल सिस्टम के थ्रू। अब जैसा हमारा इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है, ऑब्वियस है, अगर आप देखते हैं, जो कि सच भी है, कि इतने सारे हजारों केसेस हमारे पेंडिंग पड़े हैं हर एक कोर्ट में, जिस पे तारीख मिलती रहती है, हर एक चीज पे डिले होता रहता है। और बैंक का जो काम है वो मॉनेटरी काम है, पैसे से रिलेटेड है, और साथ ही साथ बैंक जो है वो उनको और भी ड्यूटीज निभानी होती है। उनका फोकस अकेला ऐसा नहीं है वो कोर्ट में जाते रहे, कोर्ट से आते रहे, उनको अपनी ड्यूटी डेली रूटीन भी करनी है। तो बैंक यहाँ पर इस थोड़े से लीगल प्रोसेस को थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस या फिर कंबरसम प्रोसेस मानता है। तो बैंक कहता था, बैंक ने काफी समय से इसके लिए आवाज भी उठाई कि ये जो लीगल सिस्टम है हमें इससे थोड़ा सा बाहर किया जाए, हमें कुछ ऐसे पावर्स दिए जाएं जिससे हम विदाउट गोइंग टू द कोर्ट एक कस्टमर की यहां पर रिकवरी कर सकें, कस्टमर की रिकवरी कर सके किसी एक पर्टिकुलर एक्ट के तहत। यानी कि हमारे पास ही लीगल पावर्स हो जाए, हमें कोर्ट की जरूरत ना पड़े, कोर्ट की अथॉरिटी, कोर्ट की परमिशन की जरूरत ना पड़े, लीगल राइट्स जो है वो हमारे पास ही होने चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस है, देखो कि 2 पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और एक पर्सन उसमें जो है बैंक है आपका, और उसको तो राइट है ही ना उससे रिकवरी करने का, तो उसके पास तरीका होना चाहिए किस तरह से रिकवरी करेगा। उसको तरीका बता दो कि इस तरह से रिकवरी कर लो, एक एक्ट बना दो। और वो फिर इसी चीज को देखते हुए एक एक्ट बना दिया गया जिसको नाम दिया गया सरफासी एक्ट। सरफासी का पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ये आपका इसका पूरा नाम, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। मैंने शायद पहले गलत बताई थी, तो ये डेफिनेशन, ये फुल फॉर्म इसकी पूरी की पूरी है। ये जो सरफासी एक्ट है इसके 3 पोर्शन है, एक होता है सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, और तीसरा होता है यहां पर आपका एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। 3 पोर्शन होते हैं, पहला होता है सिक्योरिटाइजेशन, जो कि लिखा होगा आपका पूरा का पूरा वर्ड आपको मिल जाएगा बाद में। दूसरा होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी, सॉरी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन दूसरा पोर्शन होता है, ठीक है, और तीसरा होता है यहां पर एनफोर्समेंट। इनमें जो रूटीन में आपके बैंक में इस्तेमाल किए जाते हैं, सरफासी एक्ट के 3 पोर्शन होते हैं, इनमें जो रूटीन में चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो इस्तेमाल की जाती है एनफोर्समेंट की। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के तहत यहां पर आपका जो हम डेली रूटीन में चीजें करते हैं एनफोर्समेंट के तहत करते हैं। सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज है जो कि यहां पर ब्रांच लेवल पे चीजें नहीं होती हैं, ये थोड़ी सी अबव लेवल पे, हायर ऑफिशियल्स लेवल पर ये दोनों चीजें एग्जीक्यूट की जाती हैं। उसमें ब्रांच का ज्यादा रोल नहीं रहता, ब्रांच को सिर्फ जो रोल रहता है ब्रांच का वो एनफोर्समेंट में रहता है। तो सबसे पहले मैं एनफोर्समेंट ही आपको समझाता हूं, एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो पोर्शन है इसका सरफासी के तहत, वो क्या होता है। आपने ये सुना होगा कि जब भी हम लोन देते हैं, लोन देते वक्त यहाँ पर कुछ ना कुछ गिरवी रखे जाते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा भी है, और फिर बाद में आपने सुना क्या होगा, सुना ये होगा कि बैंक वालों ने उसके घर की नीलामी कर दी, बैंक वालों ने उसकी दुकान को कुर्की कर दिया, उसके ऑक्शन निकाल दी, ऐसी खबरें, या फिर ऐसा टीवी में, या फिर ऐसा आसपास रिश्तेदारों में या आस पड़ोस में आपने कभी ना कभी जरूर चीज ऑब्जर्व की होगी, जरूर सुनी होगी। या फिर ये भी सुना होगा किसी घर के बाहर बैंक वाले का बोर्ड लगा है, किसी दुकान के बाहर बैंक वाले का बोर्ड लग गया जी, है ना, नोटिस लगा दिया जी। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब चीजें आप सुनते हो, वो इसी का पार्ट होती है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का। अब जो वर्ड लिखा है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इसमें शब्द आता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट।
सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी जो बैंक में आपने कोई चीज गिरवी रखी, अब सिक्योरिटी में इंटरेस्ट किसका है? इंटरेस्ट का मतलब यहां पर ऑब्वियस है, ये वो वाला ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट है कि किसका इसमें फायदा है, मतलब किसके फेवर में ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सिक्योरिटी दी गई है किसको? बैंक को दी गई है ना? तो यानी कि जो इसमें इंटरेस्ट है, जो इसका जो मालिक है एक प्रकार से अभी फिलहाल, है ना, जिसका इसमें एक दिलचस्पी है आप कह सकते हैं, वो कौन है? वो बैंक है, क्योंकि बैंक के पास गिरवी है। तो अगर मैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात करूं, जैसे ही बैंक में आप कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो, उसको कहा जाता है एडिशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एडिशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट यानी कि बैंक में कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रखा गया है, बैंक के फेवर में वो प्रॉपर्टी आई है, उसको मैंने ऐड कर लिया है अपने पास, ठीक है। अगर उसी प्रॉपर्टी को जब यहां पर बैंक का लोन खत्म हो जाता है और उसी प्रॉपर्टी को जब रिलीज किया जाता है, जब उस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाता है बैंक के द्वारा कि वापस उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उस कस्टमर को दे दिया जाता है, उसको कहते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, बैंक में जब बाद में जाओगे नौकरी करोगे तब सुनने को मिलेंगे। सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेटिस्फेक्शन का मतलब हुआ कि मैंने उसको छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया उसकी प्रॉपर्टी को, अब वो प्रॉपर्टी उसकी है। ये प्रॉपर्टी मैंने उसको क्यों दी है? ये प्रॉपर्टी मैंने उसको इसलिए दी है कि या तो उसने मेरा लोन कवर कर दिया है, लोन चुका दिया है, या फिर उसने कोई और प्रॉपर्टी दे दी है मुझे, तब भी मैं उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर सकता हूं, ठीक है। और तीसरा आता है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एनफोर्समेंट होता है कि मुझे उसकी प्रॉपर्टी को अब यहां पर जब्त करना है। प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पास तो है ही, पेपर्स मेरे पास, ऑन रिकॉर्ड्स मेरे पास है, अब उसकी मुझे पोजेशन भी लेनी है। पोजेशन मतलब अब मान लीजिए वो यूज कर रहा है प्रॉपर्टी को, अब दुकान गिरवी रखता है तो दुकान तो यूज वो दुकानदार ही कर रहा है, मकान गिरवी रखता है, मकान में तो रह वो ही रहा है ना, प्लॉट तो उसी के पास है, सब कुछ उसके पास है, पोजेशन तो उसके पास है। लेकिन अब एनफोर्समेंट में क्या है? मुझे उसकी पोजेशन भी लेनी है, मुझे उसको यहां पर जब्त करना है, तो उसको हम एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कहते हैं कि ऐसी सिक्योरिटी जिसमें मेरा इंटरेस्ट है उसको मैं एनफोर्स कर रहा हूं अपने पास, पोजेशन ले रहा हूं। तो इस पोजेशन के तहत जो ईएसआई होता है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है, इसके तहत मैं प्रॉपर्टी को जब्त करता हूं अपने लेवल पर, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी को अपने लेवल पर, अब प्रॉपर्टी को अपने लेवल पर जब्त करने का इसके अंदर लीगल अथॉरिटी दे रखी है सरफासी एक्ट के तहत बैंक वालों की, कि यू हैव द लीगल राइट्स टू टेक द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट गोइंग इनटू द कोर्ट। अब बिना कोर्ट के जाए आप प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकते हो। लेकिन एक बात है कि प्रॉपर्टी का पोजेशन अब एनपीए हो गया, मान लीजिए उसका अकाउंट, मैं अगले दिन जाऊंगा, लो भाई ताला लगा दिया गया है ना, प्रॉपर्टी पे आप निकलो घर से बाहर, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। कस्टमर को नोटिस दिया जाता है, कस्टमर को बताया जाता है भाई साहब ये कंसिक्वेंसेस आपके साथ हो सकते हैं, है ना। अब मेरी बात सुनो, कोई भी कोर्ट में केस होता है तो उस कोर्ट के ऐसा तो है नहीं कि रातों रात कर दिया गया कि भाई साहब ये केस कर दिया, कल से तुम ये चीज नहीं कर पाओगे। उसका प्रॉपर नोटिस दिया जाता है, उसका प्रॉपर टाइमलाइन होती है कि भाई साहब ये आपको 15 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का समय दिया जा रहा है, 30 दिन का, ये 30 दिन के अंदर अंदर ऐसा कर लो, अगर नहीं करोगे तो आपके ऊपर यहां पर गड़बड़ हो सकती है ना, आपको इसके कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। तो एक सामने वाला व्यक्ति अब कितना समझदार है, अगर उसको ढंग से समझ ले, है ना, कर ले, तो भाई साहब उसके लिए उसको नुकसान ना झेलना पड़े। अगर वही हवा में बातें, अरे यार क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा कोई बैंक, अरे हमारा वो बंदा क्या ही बिगाड़ लेगा, वो कंपनी क्या ही बिगाड़ लेगी, जब अगर ऐसी फीलिंग फिर आ जाती है ना, फिर बाद में भुगतना खुद को भी पड़ता है, परिवार वालों को भी भुगतना पड़ता है, और अगर आपसे कोई लोग और कोई जुड़ा हुआ है तो उसको भी भुगतना पड़ता है ना। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि जब आपको नोटिस दिया गया, बैंक प्रॉपर नोटिस देता है उस कस्टमर को कि आप इतने दिन में, आपको एक नोटिस दिया जाता है, बैंक वाले नोटिस भेजते हैं विद इन 15 डेज, जब अकाउंट एनपी हो जाता है तो बैंक के द्वारा विद इन 15 डेज उसको एक नोटिस भेजा जाता है और उसको कहा जाता है कि आपके पास 30 दिन है, आप 30 दिन के अंदर अंदर अपना जो पैसा है वो जमा करा दीजिए, नहीं तो हम आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेंगे, हम आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेंगे। 30 दिन में जब नोटिस दिया जाता है, उस 30 दिन के नोटिस को दिया जाता है सेक्शन 13(1) के तहत। सेक्शन 13(1) सरफासी एक्ट का है, 13(1) बोलते हैं, 13(2), 13(1) यहां पर होता है, तो उसके तहत दिया जाता है। फिर 30 दिन बीत जाने के बाद हम एक और उसको नोटिस देते हैं और उसको कहते हैं कि हम आपको यहां पर 30 दिन का नोटिस दे दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद उसके घर पर जाते हैं, उसके घर पर जाकर उसका नोटिस बाहर चिपका के आते हैं और उसको कहते हैं कि भाई साहब 30 दिन आपके हो गए, आपने नहीं दिया पैसा है,
तो ये 30 दिन और आपको समय दिया जाता है। ये नोटिस हमने आपके घर के बाहर चिपका दिया है, जिससे थोड़े से वो शर्मसार हो जाता है इंसान, है ना, अड़ोस पड़ोस में पता लग जाता है बैंक वाले क्यों आए थे, ये है वो है। नोटिस बाहर चिपका होता है घर के बाहर, लिखा होता है कि इसने इतना इतना पैसा चुकाना है, ये है वो है, और अगर नहीं चुकाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी जो है अगले 30 दिन बाद जब्त कर ली जाएगी। हम इसका यहाँ पर पोजेशन जो है ले लेंगे, ठीक है। और यही जो नोटिस होता है 13(2) का नोटिस, फिर उसको बोलते हैं 13(2) सेक्शन के तहत, उसको जो बोला जाता है, उसके तहत उसको यहाँ पर इवन पब्लिक डोमेन पर यानी न्यूज़पेपर में भी प्रिंट करवाया जाता है। न्यूज़पेपर में एक लोकल न्यूज़पेपर होती है और एक नेशनल लेवल पर न्यूज़पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके अंदर अगर आप कभी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या कुछ ऐसी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, अगर डेली रूटीन में आपके घर पे आती है, तो आज ही कोई भी न्यूज़पेपर, आज की, कल की, 1-2 दिन पुरानी कोई भी न्यूज़पेपर देख लेना, बीच के पन्नों में आपको सरफासी नोटिस दिखाई देगा। कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। उस सरफासी नोटिस को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। उसके अंदर सेक्शन 13 भी लिखा होगा, 13(2) भी लिखा होगा, सरफासी भी लिखा होगा, प्रॉपर्टी की डिटेल्स लिखी होंगी और अमाउंट लिखी होगी, इतना आउटस्टैंडिंग है, इतना पैसा उसको देना है, चुकाना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यही सरफासी एक्ट के तहत यहाँ पर हम उसकी प्रॉपर्टी के बाहर वहां पर चिपका कर आते हैं, और चिपकाने के बाद क्या किया जाता है, चिपकाने के बाद यहाँ पर आपका उसको फिर समय दिया जाता है, और फिर अगर उतने समय में फिर से वो नहीं चुकाता है तो फाइनली अल्टीमेटली हम वहां पर उसके घर पर जाकर, उसकी दुकान पर जाकर उसकी प्रॉपर्टी का कब्जा ले लेते हैं, उसको वहां से हटाएंगे बाहर। अगर वो खुद से आराम से अपनी तसल्ली से जाता है, वेल एंड गुड है, नहीं है तो ऑब्वियस है हम साथ में पुलिस भी लेके जाते हैं, हम पुलिस की मदद भी ले सकते हैं प्रॉपर्टी की पोजीशन लेने में। अगर कस्टमर कोई भी आनाकानी करता है, हमें पता लग जाता है ऑब्वियस है एक दिन पहले ही कि कस्टमर 5 दिन पहले आनाकानी करेगा, दिक्कत देगा, तो पुलिस को साथ ले जाना मुनासिब है, लिया जा सकता है पुलिस को साथ में। उनको बुलाया जाता है ऑफिशियली, उनको बोला जाता है वहां के लोकल एसपी को, हम लोग लेटर लिखते हैं, उनको एक ड्राफ्ट देते हैं, क्योंकि पुलिस सेवा लेना बैंक के द्वारा इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, पुलिस की अगर आप सर्विस लेते हो तो दैट इज नॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। पुलिस उसके लिए आपसे चार्ज करती है और अच्छा खासा पैसा चार्ज करती है। मतलब हम एक पोजीशन लेने जाते हैं और पुलिस की टीम लेकर जाते थे, जिसमें से कांस्टेबल होते थे 2-3, एक थोड़ा सीनियर बंदा होता था उनमें से, तो अगर 3-4 हम 4 बंदे अगर लेकर जाते तो साथ में, तो कम से कम हमारा 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आ जाता था। बिलीव करोगे, पुलिस इसका पैसा लेती है, और लीगल पैसा, ऑफिशियली पैसा लिया जाता है, डीडी बनाया जाता है, डिमांड ड्राफ्ट, उनके खातों में पैसा डाला जाता है, एसपी अकाउंट जो होता है, एसपी का पुलिस अकाउंट जो होता है, आपका बैंक अकाउंट, उसके अंदर ऑफिशियली पैसा डाला जाता है, और उस सर्विस को प्रोवाइड कराने के, कांस्टेबल्स को प्रोवाइड कराने के पुलिस हमसे चार्ज करती है बैंक से, ठीक है। तो वो पुलिस को हम लेके जाते हैं, पुलिस हमारे साथ जाती है, और फिर वो वहां पर सिचुएशन आती है दो तरीके के पोजीशन की। एक होता है फिजिकल पोजीशन, एक होता है सिंबॉलिक पोजीशन। फिजिकल पोजीशन, सिंबॉलिक पोजीशन में डिफरेंस क्या है? फिजिकल पोजीशन ये हुआ कि मैंने जो है वहां को खाली करा दिया जगह को, और बाहर अपना ताला वाला लगा के सील बंद कर दिया उसको, ठीक है। और इन सब चीजों की वीडियोग्राफी भी होती है। कल को अगर वो कह दे कि मुझे तो धक्के देकर बाहर निकाला गया था, मेरे परिवार वालों को हरास किया गया था, मेरी घरवाली को हरास किया गया, सेक्सुअल हरासमेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कोई केस लगा दे तो? जब बंदे का आप घर छीन रहे हो तो आपके ऊपर भी केस लगा सकता है। तो इसलिए उस चीज की पूरी वीडियोग्राफी होती है, जब पुलिस वहां पहुंचती है उसकी पूरी वीडियो बनाई जाती है, एक वीडियोग्राफर भी साथ में लेके जाया जाता है, पूरी वीडियोग्राफी बनाता है कि क्या क्या किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की बाद में दिक्कत ना आए बैंकर्स को, ठीक है। तो वीडियोग्राफी बना के ताला वाला लगा के खत्म, दैट इज अ फिजिकल पोजीशन। एक होता है सिंबॉलिक पोजीशन, अगर वहां पर हम पहुंचते हैं और कस्टमर कहता है, या एक दिन पहले कस्टमर हमारे पास आ जाता है, 2 दिन पहले, कि भाई साहब मैं पैसा जमा कराने के लिए रेडी हूं, लेकिन एकदम से मैं पैसा इतना नहीं जमा करा पाऊंगा, मान लो 1 करोड़ देना, तो 1 करोड़ तो मैं दे रातों रात। अच्छा एक बार ऐसा है कि 20 लाख रख लो, आगे मेरे से कमिटमेंट लिखा लो, लेटर लिखवा लो कि मैं आने वाले दिन में 15-20 दिन बाद के अंतराल में मैं और पैसा धीरे धीरे करके जमा कराता रहूंगा। ऐसा अगर कस्टमर हमारे पास कमिटमेंट कर देता है और कुछ पैसा दे देता है, तो फिर हम ऑब्वियस है यार, इतने भी चीजें नहीं होती कि हम फिजिकल पोजीशन लेने पर आतुर हो जाए, ठीक है। अगला पैसा जब जमा करा रहा है, वही बात जो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं जब एनपीए हो जाता है, तो भाई साहब पहले प्यार मोहब्बत से देखा जाता है कि कस्टमर देगा कि नहीं देगा। अगर तब कस्टमर देने को तैयार है तो हमें क्या झंझट में पड़ना है, क्योंकि यार देखो क्या होता है, अल्टीमेटली जब आप फिजिकल पोजीशन ले लेते हो उसके बाद भी तो प्रोसेस है। फिजिकल पोजीशन लेने के बाद ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी आपकी, आपको पैसा मिल गया। प्रॉपर्टी आप उसके बाद ऑक्शन लगाते हो, बोली लगाते हो, ऑनलाइन आजकल ऑक्शन वेबसाइट है, वहां पर आप अपलोड करते हो,
ठीक है, वहां पर अपलोड होती है, वहां पर सब चीजें जाती हैं, तो उनमें प्रोसेस में टाइम लगता है। तो इससे बेटर कि अगर कस्टमर आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है तो आपको क्या जरूरत है फिर उस प्रोसेस को फॉलो करने की। लेकिन एक चीज होती है कि हमने इतने समय से जो 60 दिन का दिन हमने लगाए, 15 दिन पहले, 60 दिन फिर पहले, 3 महीने, 2 महीने हो चुके हैं, हमारा इतना समय हमारा वेस्ट हुए, तो अगर अब मैं उसकी पोजीशन नहीं लूंगा तो मुझे कल को वो दिन लैप्स हो जाता है, वो दिन लैप्स हो जाता है। अगर उस दिन तक पोजीशन ले ली तो ले ली, नहीं ली तो फिर मुझे दोबारा से उस कस्टमर को नोटिस भेजना पड़ेगा, फिर से वही 30 दिन 60 दिन का इंतजार, फिर से जाके वो दिन आएगा। तो इसलिए मैं, अगर कस्टमर मुझे ऐसा कोई कमिटमेंट कर देता है तो मैं कस्टमर को ये छूट देता हूं कि भाई साहब मैं तुम्हारी फिजिकल पोजीशन नहीं लेता, मैं तुम्हारी सिंबॉलिक पोजीशन ले लूंगा, यानी कि मैं तुम्हारे घर जो है उसके बाहर नोटिस लगाऊंगा, अखबार में प्रिंट कराऊंगा कि हमने इसकी सिंबॉलिक पोजीशन ले ली है। एक प्रकार से कस्टमर उसके अंदर रह रहा है, जो उसके रहने का अधिकार है, यूज करने का अधिकार है उसके पास है फिलहाल, लेकिन जो पूरा बेचने का अधिकार है, ऑक्शन करने का अधिकार हमारे पास बैंक के पास आ चुका है, उसको सिंबॉलिक पोजीशन कहेंगे। तो अगर कस्टमर उसको 15-20 दिन 30 दिन तक जो भी उसने समय दिया उस दौरान पैसा चुका देता है तो वेल एंड गुड है, नहीं चुकाता तो बैंक के पास पोजीशन थी, बैंक उसकी फिजिकल पोजीशन लेकर और बिना फिजिकल पोजीशन लेकर भी उसकी ऑक्शन निकाल सकता है, वो बैंक के पास फिर राइट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्शन होती है, बोली होती है, बिकता है तो ठीक है, नहीं बिकता तो फिर वही है। अब इंडिया में बहुत सारा ऐसा फंडा है कि इंडिया में ऐसे जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको ऑक्शन में लगाया जाता है, उनको अभी खरीदने का जो चलन है, खरीदने का जो एक ट्रेंड है, वो अभी तक आया नहीं है। इसलिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑक्शन में लगाई जाती है ना, बहुत सारी ऑक्शन जो लगाई जाती है ना, वो ऑक्शन फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती हैं? इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि अगर मैं, मान लीजिए मैं आज की डेट में जो भी प्रॉपर्टी ऑक्शन में लगाई जाती है, जो भी प्रॉपर्टी, वो बैंक बड़े कम दाम पे देता है। क्यों कम दाम पे देता है? क्योंकि बैंक को प्रॉपर्टी की वैल्यू से कोई लेना देना, बैंक को होता है कि भाई मुझे तो जितना मेरा लोन है उतना मेरा रिकवर हो जाए, बस मेरे तो उतना पैसा चाहिए, मेरे को एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, है ना। तो बैंक एक्स्ट्रा आएगा भी तो कस्टमर का है, बैंक का तो है भी नहीं वो पैसा, ठीक है, वो कस्टमर को दे दिया जाता है। बैंक को तो मान लीजिए 60 लाख की प्रॉपर्टी है और बैंक का 60 लाख बकाया है, तो बैंक 60 लाख में खुश है, बैंक प्रॉपर्टी की दाम 60 लाख निकाल देगा, कोई बोली लगाएगा, 60 लाख मिल जाएगा। तो बैंक के ऑक्शन में प्रॉपर्टी जो होता है काफी कम दाम पे, कंपैरेटिवली कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कंपैरेटिवली मार्केट रेट से काफी सस्ती मिल जाती है। लेकिन वही है कि अगर मैं मान लीजिए अपने जो फादर हैं, आपके जो पिताजी होंगे, थोड़ी जो जो आपके पिछली जनरेशन के लोग हैं, वो आज की डेट में भी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन यस, जैसे रियलिटी, और इवन मेरे फादर भी ऐसे ही हैं। अगर मैं उनको भी कहता हूँ ना, मेरे फादर साहब को, कि पापा ये प्रॉपर्टी ऑक्शन में है, ये ऑक्शन में लगी हुई है, ये प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, सस्ती मिल रही है, मार्केट में अगर इसी प्रॉपर्टी को लेने जाएंगे तो 1 करोड़ की मिलेगी, अभी 70-80 लाख में मिल रही है, तो क्या बुरा है, 70-80 लाख में ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो आगे पापा का जवाब ये होता है हमेशा, या होता था, कि बेटा यार ऐसी प्रॉपर्टी को क्यों लेना जिस प्रॉपर्टी को यहाँ पर बैंक वालों ने गिरवी रखा था, और बैंक वालों ने यहाँ पर जब्त किया था, फिर उसकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन लगा दी है। वो एक प्रॉपर्टी, वो एक दाग लगा हुआ है उस प्रॉपर्टी पे, ये एक मेंटेलिटी, वो क्या कहते हैं, एक मनहूस प्रॉपर्टी है, उस टाइप की प्रॉपर्टी को सुना है कि इस प्रॉपर्टी की वजह से उसका घर बिक गया, दुकान बिक गए, ये हो गया, वो हो गया, इस लोन की वजह से। तो वो वाली एक फीलिंग के साथ यहाँ पर हमारी जो लास्ट जनरेशन के लोग हैं, हमारे पिताजी टाइप के लोग हैं, वो इस चीज को सोचते हैं। इंडिया में ऐसी चीजों का बहुत ज्यादा, वो क्या कहते हैं ना, वहम, है ना, वहम बहुत ज्यादा इन चीजों का करते हैं। तो इसलिए हमारे इंडिया में ये एक्चुअल में रियल रीजन है, मैं रियल रीजन बता रहा हूँ, ये कोई टेक्निकल रीजन नहीं है कि सर क्यों ऐसा होता है कि आज की डेट में माल्या की प्रॉपर्टी नहीं बिकी, आज की डेट में नीरव मोदी की प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिकी है, इतने बड़े बड़े हम रिकवर क्यों नहीं कर पाए। उनका वाकई में सच ही यही है, क्या कर सकता है। अगर उसका माल्या का बंगला गिरवी पड़ा है बैंक के पास, बंगला बेच ही नहीं पा रहा बैंक, क्यों नहीं बेच पा रहा, कोई खरीदना ही नहीं चाहता उस बंगले को, वो कहता है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी लूंगा, अरे यार काहे की प्रॉपर्टी यार, पता नहीं मनहूस प्रॉपर्टी है, वो देश छोड़ के भाग गया, इसमें पता नहीं क्या कर रखा है, क्या नहीं करेगा, वहम आ जाता है, मैं दूसरी घर ले लूंगा, 10 लाख, जो लोग 100 करोड़ में लगा सकता हूँ उस घर के लिए, मान लो 50 करोड़ लगा सकता हूँ, मैं 60 करोड़ लगा कर दूसरा घर खरीद लूंगा, जो 50 लगा सकता हूँ 60 भी लगा सकता है, ठीक है। तो वो चीज मन का एक वहम आ जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी नहीं बिकती है, जो कि एक सच बात है, ठीक है, फैक्ट है। और बस यही है, प्रॉपर्टी फिर सेल की जाती है, और प्रॉपर्टी अगर सेल हो जाती है तो हमारा पैसा रिकवर हो जाता है, नहीं होती तो वही हम सेल 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 से लगाते रहते हैं। और इनकेस फिर भी अगर कल को खुदा ना खास्ता अगर ऐसे गड़बड़ होती है कि प्रॉपर्टी सेल हो ही नहीं रही है,
2 साल हो गए, 3 साल हो गए पोजेशन लिए, 5 साल हो गए पोजेशन लिए, फिर जाके नौबत आती है सेटलमेंट की। फिर जाके बैंक उसको कहता है कि देखो प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी है तुम्हारी, अब तो कस्टमर मिल नहीं रहा है, ये है वो है, कस्टमर वो बोरोवर के पता कस्टमर तो इनको मिल नहीं रहा। फिर सेटलमेंट आते हैं, बोरोवर कहता है कितने में देना है पैसा, वो कहता है इतने देने हैं, 10 लाख कम देने हैं, 20 लाख कम देने हैं। बैंक अपने कैलकुलेशन करता है, हेड ऑफिस से पूछेगा, सब कुछ करेगा, तो फाइनली सेटलमेंट अमाउंट तय होती है। उस सेटलमेंट अमाउंट पे उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस देकर और पैसा ले लिया जाता, दैट्स इट, फाइनलाइज किया जाता। तो ये वो सिचुएशन आ जाती है सेटलमेंट की, है ना, जब सारे साम दाम दंड भेद अपना लिए गए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। आई होप सो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट का पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा आपको, कुछ नया चीज समझ में आई होगी, कुछ नई चीज पता लगी होगी आपको, आई होप सो। ठीक है, ओके। एंड इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट में, मुझे उम्मीद थी कि मैं आज आईबीसी वगैरह सब करा दूंगा, आज और नहीं करेंगे हम। सिक्योरिटाइजेशन का पोर्शन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और आईबीसी का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास आई थिंक आपकी मंडे को होगी, अभी हम ना, कल फ्राइडे है ना, तो अब नेक्स्ट क्लास हम मंडे को करेंगे, उसमें हम ये वाला टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। एनी क्वेरी, एनी डाउट है तो पूछ लो। उम्मीद करता हूँ आपको आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, कोर्ट में कैसे केसेस होते हैं वो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया है कि बैंक वालों को अपनी ड्यूटी करनी है। हम अगर इमोशनल हो गए तो फिर भाई आपकी नौकरी खतरे में जा सकती है ना। ठीक है, तो हम लोग दूसरों को निकालते हैं गालियां, वो कस्टमर है, कस्टमर तो अब वो गाली निकालेगा बैंक वालों को। अगर आप किसी कस्टमर से बात करोगे तो कस्टमर बोलेगा कि यार उसने उसकी प्रॉपर्टी जब्त की, कस्टमर तो बोले अरे यार बैंक वाले बेवकूफ हैं, बैंक वालों ने मेरे को ये कह दिया। वो ऐसा प्रेजेंट करेगा और आगे 10 लोग ही बोलेंगे बैंक वाले बेवकूफ हैं। अरे बैंक वाला ऐसा थोड़े ना होता है, घर थोड़े दिन नीलाम करते, बेचारे की रोजी रोटी की दुकान बेच दी, ये है वो है। लेकिन यार बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आपने उसके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया है बैंक ने, अगर आपने उसको, बैंक वाले ने उसको पैसा दिया था और उस पैसे से वो आगे कमा रहा है, तो फिर बैंक का राइट नहीं बनता उसका पैसा वापस लेने का। अगर बैंक को उस नुकसान भी तो रहा, अगर बैंक को वो पैसा नहीं देगा तो बैंक आगे कैसे पैसा देगा। बैंक को आगे भी तो पैसा देना है, बैंक को आगे पैसा देना है कि नहीं देना, तो बैंक आगे पैसा कैसे देगा लोगों को, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी अगर एनपीए को हम ऐसे ही बख्श दे तो। थोड़ी सी ह्यूमैनिटी को छोड़कर अपनी ड्यूटी की तरफ निभाना पड़ता है, और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। किसी एक पार्टी को यहां पर हमें फेवर या अगेंस्ट में बात नहीं करनी चाहिए कि हाँ यार वो ही बुरा है, वो तो अच्छा है, वो बुरा है। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, ओके। सर ऑक्शन का पैसा पता कैसे चलता है, इसके बारे में आती है ना न्यूज़पेपर में, वही तो क्या, न्यूज़पेपर में डिटेल आएगी ऑक्शन की, ये प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही है आपकी। अब वही है ना कि आपको वो चीज में अगर इंटरेस्ट है फिर तो आपको पता लग जाए ऑक्शन हो रहा है। अगर आपको उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, आप अखबार के पन्ने पलटते रहते हो, तो फिर कैसे पता चलेगा। अखबार में भी आता है, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आप सर्च करना तो ऐसे लिखना ई ऑक्शन बाय बैंक्स, ऐसे करके आपको कई वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर प्रॉपर्टी की ई ऑक्शन लगी होती है। आपको डेट टाइम दिया जाता है पर्टिकुलरली, इस डेट को इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ई ऑक्शन लगेगा, ऑनलाइन बोली लगेगी, आप वहां पर पार्टिसिपेट करके आप वहां पर बोली लगा सकते हो, ऑनलाइन बोली। लेकिन उसके लिए पहले बैंक में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपना, उस बैंक की उस ब्रांच में जाकर, तब आप करा सकते हो। अब ई ऑक्शन में आप भी पार्टिसिपेट लग सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, एनी क्वेरी, एनी डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं एंड करता हूँ सेशन को। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।